मूवी स्टार्ट होती है ओडिन द किंग ऑफ एस्गार्ड की नरेशन से। वो बता रहा होता है कि सेंचुरीज पहले जब लाइट वजूद में आई थी तब भी डार्कनेस मौजूद थी डार्क एल्व्स की शक्ल में, जिनका लीडर मेलकिथ यूनिवर्स को वापस डार्क करना चाहता था। वो ये सब ईथर नामी एंशिएंट फोर्स से चाहता था, जो गलत हाथों में चली जाए तो सिर्फ डिस्ट्रक्शन करती है। वो ये कन्वर्जेंस पकड़ना चाहता था। कन्वर्जेंस तब होती है जब 9 रियम्स एक ही अलाइनमेंट पर आते हैं। इससे वो 9 रियम्स को एक साथ ही डार्कनेस में बदल सकता था। मेलकिथ को रोकने के लिए ओडिन के फादर बॉर्ड ने मेलकिथ के प्लैनेट स्वार्थलाइम पर अटैक किया था। उस अटैक में ईथर से इनहांस्ड सोल्जर्स को भी मारा था। अटैक होता देखकर मेलकिथ ईथर को लेकर भागने का सोचता है, लेकिन बायफ्रॉस्ट के जरिए बॉर्ड उसको एस्गार्ड ले जाता है। मेलकिथ ईथर के जाते ही अपने लोगों को सैक्रिफाइस करता है और अपने लिeutenant एल्ग्रिम और कुछ डार्क एल्व्स को साथ लेकर सेंचुरीज के लिए गायब हो जाता है। सब समझते हैं कि सारे डार्क एल्व्स मारे गए हैं। बॉर्ड ईथर को महफूज रखने के लिए जमीन के नीचे छुपा देता है। प्रेजेंट डे में दिखाया जाता है कि अर्थ पर तबाही करने पर लोकी को एस्गार्ड के प्रिजन में रखा जा रहा था। उधर थॉर अपने फ्रेंड्स फैंड्रल, सिव, वॉलस्टाग और वॉरियर्स को साथ वानाहेम में होता है। वो उधर मराडर्स से लड़ने गया होता है। बायफ्रॉस्ट की रिकंस्ट्रक्शन के बाद 9 रियम्स को सिक्योर रखने के लिए एस्गार्डियंस मुख्तलिफ प्लैनेट पर जा चुके होते हैं और वानाहेम लास्ट प्लैनेट होता है। बैटल बड़े जोर शोर से जारी होती है जब थॉर आता है और उनके सबसे बड़े वॉरियर को अपनी हैमर से एक ही वार से मार देता है। इसकी वजह से बाकी सोल्जर्स भी सरेंडर कर देते हैं। वो बैटल जीतकर एस्गार्ड वापस आता है तो ओडिन उसको एज अ फ्यूचर किंग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज याद करवाता है और कहता है कि वो जानता है कि थॉर बैटल्स लड़ तो रहा है, लेकिन उसके दिल कहीं और बेचैन है। उसको बताता है कि थॉर को एस्गार्ड से ही क्वीन चूज करनी होगी। ये कहकर वो लेडी सिफ की तरफ पॉइंट भी करता है और ये कि वो किसी मॉडल को कबूल नहीं करेगा। उसका इशारा थॉर की अर्थ पर मौजूद लवर जेन की तरफ होता है, जिसे थॉर 2 साल पहले छोड़कर एस्गार्ड आ गया था। अर्थ पर एस्ट्रोफिजिस्ट डॉक्टर जेन फ्रॉस्ट रिचर्ड नामी शख्स के साथ डेट पर होती है जब उसकी दोस्त डार्सी उसके पास आती है और उसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस देती है जिस पर उसे अनॉमलस रीडिंग्स दिखती हैं। जेन डार्सी के पीछे जाती है और डार्सी अपने इंटर्न के साथ उस जगह ले जा रही होती है जहां से ये रीडिंग्स मिल रही हैं। जेन, डार्सी और इंटर्न फिर वहां उन बच्चों से मिलते हैं जो कि उनको बताते हैं कि कैसे वो ट्रक को हाथ लगाते हैं तो हवा में उड़ने लगता है और वो उन्हें स्टेयर्स के ऊपर लेकर जाकर ये भी दिखाते हैं कि कैसे वो कोई चीज़ फेंके तो नीचे पहुंचकर वो गायब हो जाती है और फिर ऊपर से गिरती है और ये ही प्रोसेस रिपीट होता रहता है, लेकिन कभी कभी चीज़ें वापस नहीं आती। जेन ये सब देखकर सोच में अपने इक्विपमेंट पर रीडिंग्स देखती है और सोचती है कि उसने ऐसी रीडिंग्स तब से नहीं देखी जब थॉर लास्ट अर्थ पे आया था। जेन उन सबको अकेला छोड़कर रूफ पर अपने इक्विपमेंट पकड़े रीडिंग्स देख रही होती है कि रीडिंग्स पॉइंट पढ़ने पर वो मेन सोर्स को फॉलो करती जाती है। वहाँ वो एक फोर्स में खींची जाती है और जब दूसरी तरफ निकलती है तो एक क्लिफ पर होती है। उस क्लिफ पर हम बायफ्रॉस्ट का निशान भी देख सकते हैं। जेन परेशान होती है और किसी को बुलाने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी अपनी ही आवाज़ एको होती उसे सुनाई देती है। वो अपने करीब ही एक पिलर को देखती है और उसकी तरफ बढ़ती है। उस पिलर में उसको शोर सुनाई देता है। उसके करीब होती है और पिलर के बीच में नजर आने वाली रेड चीज को देखती है। वो जैसे ही उसको हाथ लगाती है वो उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं और उसकी बॉडी में घुस जाते हैं। जेन को इस बात का पता नहीं चलता, वो वहीं बेहोश होकर गिर जाती है। साथ ही हमें स्पेस में वही शिप ऑन होती दिखाई जाती है जिसमें सेंचुरीज पहले मेलकिथ अपने लिeutenant एल्ग्रिम के साथ भागा था। शिप के ऑन होने के साथ उसमें रहते लोग भी उठ जाते हैं। एस्गार्ड में थॉर बायफ्रॉस्ट की हिफाजत करते हेमेडाल से मिलता है और उससे हेमेडाल की देखी हुई चीजों के बारे में बातें करता है। बातों ही बातों में वो जेन का पूछता है कि वो कैसी है। हेमेडाल उसको बताता है कि उसे जेन नहीं दिख रही। उधर जेन एक रेड सब्सटेंस में घूमती हवा में दिखाई जाती है। जेन की जब आंख खुलती है तो अपने आप को उस ही बिल्डिंग में देखती है जहां वो डार्सी और इयन के साथ आई थी। वो उठकर बाहर भागती है तो देखती है कि डार्सी ने उसको ढूंढने के लिए पुलिस बुला रखी है। डार्सी उसे बताती है कि वो 5 घंटों से गायब थी। उनकी बातों के दौरान बारिश होने लगती है, लेकिन उन दोनों के गिर्द एक सर्कल बन जाता है और उस सर्कल से एक कतरा भी नहीं गिरता। सर्कल को देखते हुए उसे दूर थॉर खड़ा नजर आता है।
जेन उसके पास जाती है और उसे 2 दफा थप्पड़ मारती है, लेकिन थॉर उसको कुछ नहीं कहता। थॉर उसको बताता है कि हेमरडाल को जेन नहीं दिख रही थी, इसलिए वो इधर आया है। जेन थॉर को 2 साल छोड़कर जाने पर डांट रही होती है जब डार्सी उसके पास आती है और बताती है कि वो शायद अरेस्ट हो जाए। ये सुनकर जेन पुलिस के पास नेगोशिएशन के लिए जाती है। वहाँ पुलिस ऑफिसर जेन को अपने साथ ले जाने के लिए जैसे ही हाथ लगाते हैं, वैसे उसकी बॉडी से रेड एनर्जी निकलती है। ये एनर्जी इतनी पावरफुल होती है कि सारे पुलिस ऑफिस को दूर फेंकती है। जेन एनर्जी के निकलते ही डिजी होने लगती है और गिर जाती है। थॉर जेन के पास आता है और उसे बीमार समझते हुए अपने साथ एस्गार्ड ले जाता है। एस्गार्ड में थॉर उसे लैब में लेकर जाता है जहां औरतें उसका चेकअप करती हैं। ओडिन वहां आता है और थॉर को गुस्से में जेन को एस्गार्ड ले जाने का कहता है। जब थॉर समझाने की कोशिश करता है तो ओडिन गार्ड्स को ऑर्डर करता है कि वो जेन को बाहर निकालें। गार्ड जेन के करीब आते हैं तो थॉर उनको मना करने ही लगता है कि उनके जेन को हाथ लगाने से फिर वो एनर्जी निकलती है और वो सब पीछे गिर जाते हैं। ओडिन जेन के पास आता है और उसकी वेन्स चेक करता है। उसकी वेन्स रेड होती हैं। ये देखकर ओडिन परेशान होता है और बताता है कि ये तो पॉसिबल ही नहीं। वहाँ पर मौजूद हीलर कहती है कि इन्फेक्शन जेन को बचा रहा है, जिस पर थॉर बताता है कि इन्फेक्शन जेन को नहीं अपने आप को डिफेंड कर रहा है। ओडिन थॉर और जेन को अपने साथ ले जाकर डार्क एल्व्स की स्टोरी सुनाता है। साथ ही वो ये भी बताता है कि उनके लीडर मैलेकिथ ने डार्कनेस से एक वेपन ईथर नाम का बनाया था। बाकी वेपन सॉलिड होते हैं, लेकिन ईथर फ्लूइड है जो मैटर को डार्क मैटर में चेंज कर देता है। ये अपने होस्ट की बॉडी से एनर्जी खींचता है और उनकी लाइफ फोर्स भी ले लेता है। मैलेकिथ इसे यूज करके 9 रियल्म्स को डार्क करना चाहता था। ओडिन बताता है कि वो सब मारे गए थे। थॉर इस पर कहता है कि ईथर का भी कहा जाता था कि वो उनके साथ ही डिस्ट्रॉय हो गया था, लेकिन अब वो जेन में है, तो फिर हम कैसे यकीन कर सकते हैं कि सारे एल्व्स मारे गए थे। जेन ओडिन से पूछती है कि क्या उसे पता है कि ईथर उसकी बॉडी से निकाला जा सकता है या नहीं, लेकिन ओडिन को इसका कोई आइडिया नहीं होता। ईथर के वापस एक्टिव होने पर मैलेकिथ भी अपनी डीप स्लीप से जाग जाता है और एस्गार्ड पर अटैक करके ईथर वापस हासिल करने का फैसला करता है। इसके लिए वो अपने लिeutenant को इनहैंस्ड गार्ड कर्स्ट में बदल देता है। एल्ग्रिम वैनाहाइम से एस्गार्ड पर लाइव वॉर प्रिजन्स में घुस जाता है और प्रिजन में डाला जाता है। प्रिजन में एल्ग्रिम अपनी एनर्जी रिलीज करता है, जिससे उसके सेलमेट्स गिर जाते हैं। वो एक सेलमेट को पकड़कर सेल की बाउंड्री पर रखता है और उसे जोर से हिट करता है, जिससे सेल खुल जाता है। वो अपने आसपास के सारे सेल्स को हिट करता खोलता जाता है। जब वो लोकी के सेल के पास जाता है तो उसे छोड़कर जाने लगता है। उसके जाते जाते लोकी उसको बाहर निकलने का रास्ता बता देता है। थॉर, फ्रिगा और जेन को पता चलता है कि अलार्म बजा है और प्रिजन में कोई मसला हुआ है। फ्रिगा थॉर को जाने का कहती है और जेन की हिफाजत का वादा करती है। दूसरी तरफ हेमरडाल अपनी जगह पर खड़ा एस्गार्ड की हिफाजत कर रहा होता है कि उसकी सिक्स सेंस कुछ महसूस करती है। वो अपनी जगह छोड़कर पीछे की तरफ भागता है और अपने डैगर से एक इनविजिबल शिप पर अटैक करता है और उसे एस्गार्ड पर अटैक करने से रोक लेता है। वो जैसे ही पीछे मुड़ता है, उसको एक और शिप नजर आती है। उस शिप से मिनी शिप्स निकलती हैं और पैलेस की तरफ चली जाती हैं। शिप्स के एस्गार्ड के रेडार में एंटर होते ही ऑटोमेटिक गन्स उनके पे फायर करने लगते हैं। बहुत सी शिप्स यहीं तबाह हो जाती हैं, लेकिन अभी भी कुछ पैलेस की तरफ बढ़ जाती हैं। व्यूअर्स, यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प फाइट दिखाई जाती है। इस लड़ाई के दौरान मैलेकिथ शिप से निकलता है और ईथर की तलाश में जाता है। यहाँ उसे पता चलता है कि ईथर जेन के अंदर है। ईथर हासिल करने के चक्कर में वो थॉर की माँ फ्रिगा को कत्ल कर देता है। यहाँ एस्गार्डियन फोर्स आ जाती है, जिसकी वजह से मैलेकिथ जेन के अंदर से ईथर ही नहीं निकाल पाता। फ्रिगा की डेथ के बाद ओडिन एस्गार्ड की सिक्योरिटी बढ़ा देता है और किसी को भी एस्गार्ड से निकलने की इजाजत नहीं देता, लेकिन थॉर अपनी माँ का बदला लेना चाहता है। थॉर अपनी माँ का बदला लेने के लिए लोकी के पास जाता है और उसको फ्रिगा की मौत का बताकर कन्विंस करता है कि वो उसकी डार्क एल्फ से बदला लेने में मदद करे, क्योंकि फ्रिगा सुतेली ही सही लेकिन लोकी की माँ होती है और लोकी वाकई फ्रिगा को प्यार करता होता है, इसलिए वो थॉर की हेल्प करने के लिए मान जाता है। थॉर लोकी और अपने साथ कुछ ट्रस्टेड एडवाइजर्स को लेता है और जेन को भी साथ लेकर एस्गार्ड से निकल जाता है।
वो डिस्ट्रॉयर स्वार्थलाइम पहुंचते हैं। यहाँ अपने प्लान के मुताबिक लोकी थॉर को बिट्रे करके जेन को मैलेकिथ के हवाले कर देता है और थॉर का हाथ भी काट देता है। मैलेकिथ जेन की बॉडी से ईथर निकालता है। जब वो पूरा ईथर निकाल लेता है तब ही लोकी अपनी इल्यूजन खत्म कर देता है और थॉर अपने हैमर से ईथर पर लाइटनिंग अटैक करता है। लेकिन ईथर की अपनी पावर इतनी स्ट्रांग होती है कि उस पर असर नहीं होता और मैलेकिथ ईथर से बॉन्डिंग करके एक तरह से एक फ्यूजन बना लेता है जिससे वो बहुत ही स्ट्रांग हो जाता है। मैलेकिथ ईथर मिलने पर वापस अपनी शिप में चला जाता है। व्यूअर्स, यहाँ मूवी का एक बहुत ही इमोशनल सीन आता है। लोकी एल्ग्रिम से लड़ते हुए अपनी जान गंवा बैठता है और थॉर के हाथों में दम तोड़ देता है। दूसरी तरफ अर्थ पर एक बर्ड्स का फ्लॉक गायब होता है और फिर उनके नीचे जमीन से निकलता है। एरिक कहता है कि ये अब एस्टिमेटेड टाइम से ज्यादा जल्दी होने लग गया है और एरिक, डार्सी और इयन रिसर्च करने जेन के लैब जाते हैं। यहाँ थॉर और जेन एक क्लिफ के बीच में छुपते हैं जहाँ उनको एक और पोर्टल मिलता है जिसको इस्तेमाल करके वो लोग लंदन पहुंच जाते हैं, डार्सी, केविन और इयन के पास। अर्थ पर जेन आते ही एरिक के साथ मिलकर रिसर्च शुरू कर देती है। यहाँ उन्हें इस बात का पता चलता है कि 9 रियल्म्स पर कब्जा करने के लिए एक सेंटर पॉइंट पर आना जरूरी है। थॉर कहता है कि बेशक वो ईथर को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते लेकिन मैलेकिथ को कर सकते हैं, इसलिए उन्हें अलाइनमेंट के थोड़े से टाइम में मैलेकिथ को कहीं भेजना होगा। एरिक कैलकुलेशन करके बताता है कि मैलेकिथ जब अर्थ पर आएगा तो वह ग्रीनविच पर आएगा। अगले दिन वो सब ग्रीनविच में अपने इक्विपमेंट्स इंस्टॉल करते हैं। जेन और एरिक टावर पर इक्विपमेंट इंस्टॉल करने का वेट कर रहे होते हैं जब मैलेकिथ की शिप वहां पहुंच जाती है। यहाँ थॉर और मैलेकिथ के बीच में एक मर्तबा फिर बहुत ही दिलचस्प फाइट होती है। वो लोग सिर्फ अर्थ पे नहीं बल्कि वहां खुले हुए पोर्टल्स के जरिए बाकी रियल्म्स में भी जाकर लड़ाई करते हैं। जब मैलेकिथ पूरे 9 रियल्म्स के पोर्टल्स खुलते देखता है तो ईथर को यूज करने लग जाता है। वो पोर्टल्स में से ईथर की एनर्जी भेजने लगता है। जेन और एरिक थॉर को बताते हैं कि ये सब रोकने के लिए उनको इक्विपमेंट लेकर शिप के और करीब जाना पड़ेगा। थॉर मैलेकिथ के पास जाकर इक्विपमेंट उसकी तरफ फेंकता है और मैलेकिथ बेवकूफी से उसको पकड़ लेता है। इससे उसकी दोनों आर्म्स डिफरेंट प्लैनेट्स ट्रांसफर हो जाते हैं। थॉर मैलेकिथ को मारने के लिए पूरी एनर्जी से हैमर मैलेकिथ को लाइटनिंग बोल्ट मारता है। मैलेकिथ शिप से जाकर लगता है। जेन पोर्टल खोल देती है जिससे मैलेकिथ दूसरे प्लैनेट पहुंच जाता है। थॉर ईथर के इम्पैक्ट से दूर गिरकर बेहोश हो जाता है। शिप भी इम्पैक्ट की वजह से हिलने लग जाती है और थॉर पर गिरने लग जाती है। जेन थॉर के पास आती है, उसको जगाने की बहुत कोशिश करती है लेकिन जब वो नहीं जागता तो उसके पास आंखें बंद किए बैठती शिप के गिरने का वेट कर रही होती है। शिप गिरती है लेकिन जेन और थॉर पर नहीं बल्कि दूसरे प्लैनेट में मैलेकिथ पर। थॉर जेन को फिर छोड़कर एस्गार्ड चला जाता है। यहाँ वो ओडिन से मिलता है और ओडिन को बताता है कि वो एस्गार्ड का किंग नहीं बनना चाहता। और व्यूअर्स, यहाँ आपको एक हैरत अंगेज बात बताती हूँ। हम देखते हैं कि थॉर के वहां से जाते ही ओडिन लोकी में बदल जाता है। जी हाँ, बिल्कुल, लोकी मरा नहीं होता, वो मरना भी लोकी की एक इल्यूजन होती है। पोस्ट क्रेडिट सीन्स में दिखाया जाता है कि सिफ और व्लॉस्टैग कलेक्टर से मिलते हैं और उसे ईथर देते हैं। साथ ही भी बताते हैं कि टेसरेक्ट ऑलरेडी उनके पास है और उन्होंने 2 इन्फिनिटी स्टोन्स भी एक जगह पर रखे हैं। कलेक्टर ईथर लेते हैं और कहते हैं, दिखाई देता है कि 1 डाउन 5 मोर टू गो।